परवरिश ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वली की कामयाबी के पीछे ज़्यादातर इसके बॉस का हाथ है। बॉस तो मरने वाले हैं लेकिन वली को कामयाब करके जाना चाहते हैं। 1 साल का टाइम है इनके पास और इस 1 साल में वो वली को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं। और वली खुद तो मशहूर होगा, अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने बॉस को लाजमी देगा और कोशिश करेगा कि वो इनका इलाज भी करवा सके। और इनसे कहता है कि कामयाब जितना मर्जी हो जाओ लेकिन अपने साथ ना हो तो सब कुछ ऐसा ही रहता है। इधर फ़ाहद मुस्तफ़ा की भी कॉल आ चुकी है वली को कि वो किसी ड्रामे के ओएसटी को गाने के लिए इसको बुला रहे हैं। खैर बॉस को लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वली के लिए। वो इसे प्रेशराइज करते हैं कि फ़ाहद मुस्तफ़ा के सामने परफॉर्म करने के लिए तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा ताकि एक एक करके कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंच सको। वहीं दूसरी तरफ महानूर को जब पता चलता है कि वो इतने बड़े प्रोड्यूसर के सामने परफॉर्म करने वाला है तो वो इसे मशवरा देती है कि ढंग के कपड़े पहनकर जाना, अपने स्टाइल को चेंज करो। ये क्या तुम पहनकर फिरते रहते हो? इस हाल में जाओगे तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है तुम्हारा? ये सुनकर वली चिढ़ जाता है कि अम्मा, ये कपड़े मेरी पहचान है, इन कपड़ों में मुझे इज़्ज़त मिली है, शोहरत मिली है, ये स्टाइल है मेरा, मैं इसे क्यों चेंज करूं किसी और की वजह से। वहीं वली माया के साथ कहीं पार्क में बैठा बातें कर रहा था जब इसे देखकर इसके फैंस भागी आती हैं, इसके साथ सेल्फीज लेती हैं और वली भी मुस्कुराते हुए इनके साथ खड़ा सेल्फी बनवा रहा है। ये देखकर माया को गुस्सा आता है और वह नाराज़ होती है वली से, जिस पर वली मुस्कुराता है। अरे यार, वो फैंस है मेरी। और माया को और गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो आप अपनी औकात में रहा करें ना, और इतना मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, उनके सामने दूर दूर रहा करें उनसे। इसकी इनसिक्योरिटीज़ देखकर वली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो इसे और भी ज़्यादा छेड़ता है। खैर आगे आप देखेंगे कि शायद माया का मोबाइल कहीं गिर जाता है या खो जाता है। इसके पास मोबाइल नहीं वली से बात करने के लिए, और इसी वजह से वली माया के लिए गिफ्ट लाया था मोबाइल, लेकिन माया लेने से इनकार कर देती है। उसे बताती है कि अम्मा जब से हॉस्पिटल से आई हैं अजीब सी खिंची खिंची सी हैं। मैं जब भी तुमसे मिलने की बात करती हूँ या तुम्हारी तरफ जाने की बात करती हूँ तो इन्हें कुछ काम याद आ जाता है। वो मुझे मना करने की कोशिश करती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसी क्या बात है, और अगर मैंने ये बताया कि तोहफ़ा तुमने मुझे दिया है तो वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए सॉरी, मैं ये नहीं रख सकती। इसके बाद वली को समझ आ जाती है सब कुछ इसकी अपनी माँ का किया धरा है। इन्होंने ही आंटी से ऐसा वैसा कुछ बोल दिया होगा, इसलिए तो वो माया के घर पहुंच जाता है आंटी से मिलने, इनसे बात करने। वली को अपने दरवाजे पर देखकर जहां माया की माँ हैरान होती हैं वहीं माया भी परेशान हो जाती है। इसे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खैर वो आंटी से बात करने आया, इसलिए वो इसे लेकर अंदर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाती हैं। और वली इनसे कहता है, मैं जानता हूँ कि मॉम ने आपसे कोई ऐसी वैसी बात ज़रूर की होगी। आप प्लीज़ मुझे मेरी फैमिली से अलग रख कर जज करें। मैं जिस तरह से प्रोसेस करता हूँ मेरी फैमिली शायद इस तरह से नहीं करती। वो इन्हें यकीन दिलाता है कि मैं माया से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खैर वली की बातें सुनकर माया की माँ को थोड़ा इत्मीनान तो होगा, लेकिन वो माया के सामने जाहिर नहीं होने देंगी। वो माया को मोबाइल पकड़ाते हुए कहती हैं कि वली से बात करनी होगी ना इसने, शायद इसी तरह एक रात के लिए मेरी जान छूट जाए इस मोबाइल से। वो माया को पकड़ाती हैं, शायद वही मोबाइल जो वली इसके लिए लेकर आया होगा। वहीं दूसरी तरफ जहांगीर साहब जो महानूर बेगम को पूरे घर वालों के सामने जलील करने पर तुले हैं। समीर के कमरे से निकले तो अगले दिन बाहर टीवी लाउंज पर पड़े तख्त पोश पर सो रहे थे। इन्हें यूं सोता देखकर महानूर इनके पास आकर बैठ जाती हैं और सर पकड़ लेती हैं कि अब यहाँ पर इन्हें सोए देखकर घर वाले सवाल करेंगे मुझसे। वो जहांगीर साहब को हिलाती हैं कि यहाँ क्यों सो रहे हो, जिस पर जहांगीर कहता है कि कमरे में इसलिए नहीं सो रहा कि तुम्हारी बेटी मेरी तरफ नहीं देख रही, मुझसे बात नहीं कर रही। इन्होंने एक बार भी अपनी बेटी के पास बैठकर पूछा नहीं कि आखिर ऐसी क्या नाराज़गी है, ऐसा क्या मसला है। बेटी अगर नाराज़ है तो उल्टा ये खुद नाराज़ होकर बाहर जाकर सो जाते हैं।